गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मार्च 31, 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कई सारे टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक रहेगा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, क्योंकि आज से 50 साल पहले आज के ही दिन प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में बात करेंगे। डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट ने अपने कौन कौन से टारगेट रखे थे, क्या गवर्नमेंट ने उन टारगेट को अचीव किया है, अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जीएस पेपर 3 से। और उसके बाद पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है, इसको करके निकलेंगे हम लोग, लेकिन साइंस एंड टेक के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये। खालिस्तान मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली आज के टेक्स्ट सेक्शन में एक इंटरव्यू आया है और इस इंटरव्यू में पंजाब के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, खालिस्तान के बारे में कुछ बातें की गई हैं, तो थोड़ा वो जानेंगे हम लोग यहाँ पे। एक और टेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे पूछा गया है फाइबर क्वालिटी रूल्स के बारे में। उतना दमदार मुझे नहीं लगा ये आर्टिकल, लेकिन थोड़ा बहुत कवर इसको हम लोग कर सकते हैं। और चैट GPT 4, देखिए पहले आया था चैट GPT 3.5 और अब आया है GPT 4। तो इसके बारे में बात करेंगे, कैसे पिछले वाले सिस्टम से अलग है, कैसे ये नया है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, लेकिन आज अगर आप देखें पिक्चर ऑफ द डे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से आए हैं। और ये देखिए, ये छोटे छोटे आपको जो है टर्टल्स नज़र आ रहे हैं। ओलिव रिडले टर्टल कहा जाता है इनको, ठीक है। तो इनको ये रिलीज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि वैसे तो ओलिव रिडले टर्टल जो है उड़ीसा में उनका नेचुरल, वो आते हैं, वो नेस्टिंग करने के लिए आते हैं नेचुरल तरीके से। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के खासकर विशाखापट्टनम के अंदर, विशाखापट्टनम की गवर्नमेंट ने कुछ आर्टिफिशियल यानी कि जो XC2 टाइप के जो है नेस्टिंग साइट्स बना रखी हैं, जहाँ पे हमारे जो लोकल फिशरमैन होते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है इनको हैचलिंग करने के लिए। तो वो उनको जो है कुछ हज़ारों की संख्या में जो ओलिव रिडले टर्टल को प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं वहाँ पे, उनको बाद में छोड़ दिया जाता है समंदर के अंदर। तो ये थोड़ा-सा देखना आपको, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। इसकी बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग पहले बहुत बार कर चुके हैं, ये आपके पास कंटेंट बहुत बार होगा। देखिए जो ये रेड कलर आपको यहाँ पे शो हो रहा है ना, ये है नेस्टिंग साइट है। जैसे गड़ी माथा, ये रेस्टिंग साइट है। उसके अलावा यहाँ पे ये एक रेस्टिंग साइट है, यहाँ पे आती है देवी रिवर। तो जो देवी रिवर यहाँ पे डेल्टा बनाती है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे टर्टल्स आते हैं। यहाँ पे आती है हमारी ऋषिकुल्या रिवर, ये देखिए ऋषिकुल्या रिवर जहाँ पे डेल्टा बनाती है, यहाँ पे भी बहुत सारे आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे यहाँ पे आता है आपका गड़ी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ओलिव टर्टल्स आते हैं। और यहीं पे आपको मिलेगा कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं जी अपना ओलिव रिडले टर्टल, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गड़ी माथा रिजर्व जो हमारा है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल माना जाता है और लाखों की संख्या में आते हैं भैया। तो ये जो नेस्टिंग वाला पूरा प्रोसेस होता है, इसे कहा जाता है अरीबाड़ा। ये प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी IUCN के जो स्टेटस है उसमें तो ये वल्नरेबल है। हमारे जो इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर ये शेड्यूल 1 के अंदर आता है। ये छोटी छोटी फैक्चुअल सी इन्फॉर्मेशन है, पहले आपके पास होंगी। अभी गवर्नमेंट ने 2 मेजर प्रोग्राम चला रखे हैं। ऑपरेशन ओलिविया, जो कि हमारे कोस्ट गार्ड ने चलाया हुआ है, कोस्ट गार्ड ने। और ये 1980s में चला था, बहुत पुराना है, 25-30 साल हो गए हैं इसको चलते हुए। और एक आता है टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस। तो बेसिकली जो फिशरमैन होते हैं वो जब मछली वगैरह पकड़ने जाते हैं, तो उनके अंदर हमारे जो टर्टल्स हैं वो फंस जाते हैं बेचारे और वो मर जाते हैं। तो इसके लिए स्पेशल टाइप के जो है डिवाइसेस बनाई गई हैं, जिसमें मछली पकड़ी जाती हैं लेकिन जो टर्टल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए, अ ग्रेट डे फॉर द इंडियन टाइगर। आज से 50 साल पहले 31 मार्च 1973 को ये आर्टिकल द हिंदू में आया था। आज इन्होंने जो है उसको थोड़ा दोबारा यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था आज से एग्जैक्टली 50 साल पहले। जब प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था तो भैया टाइगर को बनाया गया था नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। टाइगर से पहले लायन वॉज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो बेचारे लायन को हटा के वो जो डेस्टिनेशन डिस्टिंक्शन है, जो वो जगह है, वो किसको दे दी गई, लायन को दे दी गई। और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड के अंदर, इसको चुना गया। दैट वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया गया था। उसके अलावा और भी साइट हैं, जैसे मानस आसाम में, पलामू बिहार, सिमलीपाल उड़ीसा, रणथंभौर राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश, मेलघाट महाराष्ट्र, बांदीपुर मैसूर, और आपका सुंदरबन आ गया वेस्ट बंगाल के अंदर। पर बाद में जो है यहाँ पे भी लॉन्च किया गया।
और इन सब चीज़ों को लेके जो अपना टाइगर रिजर्व होता है, टाइगर रिजर्व के अंदर 2 जोन माने जाते हैं। सबसे अंदर वाला जो जोन होता है वो कोर जोन होता है और बाहर वाला जो है वो बफर जोन होता है। तो कोर जोन के अंदर बेसिकली टाइगर्स पाए जाते हैं और यहाँ पे किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। मतलब मिनिमम से मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस वहाँ पे अलाउड है, वो भी रिसर्च वगैरह पर्पज़ के लिए, अदरवाइज़ तो वो भी अलाउड नहीं है। उसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में तो आपको अच्छे से डिटेल पता ही है, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो नया एक फोरम है, वो आपको मैं बताता चलूँ, जो कि आपके पास शायद नोट्स में नहीं होगा। 1993 में ये बनाया गया था, एक इंटरनेशनल सिम्पोजियम ऑन द टाइगर रिजर्व, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अंदर 14 टाइगर रिजर्व कंट्रीज आती हैं, ठीक है। और 2010 के अंदर 13 कंट्रीज ने, जो कि टाइगर रेंज कंट्रीज मानी जाती हैं, टोटल देखिए 14 कंट्रीज हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर 13 है, जो 2010 में चलाया गया था। रशिया के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग में ये टाइगर समिट हुआ था 2010 के अंदर, और जहाँ पे एक स्लोगन दिया गया था TX2 या फिर T मल्टीप्लाइड बाई 2। इसका मतलब ये है कि इन्होंने टारगेट बनाया था कि भैया हम लोग जो है 2000 मतलब 2020 तक जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन से डबल कर देंगे। तो इंडिया इसको ऑलरेडी अचीव कर चुका है। हर 3 साल में जो है इसकी मीटिंग होती है, तो ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पार्ट है, जैसे IUCN, WWF, WCT, IMF, ये वो करके, ठीक है। ये इतना ज़्यादा याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ये वर्ल्ड बैंक याद कर लीजिए, IUCN याद कर लीजिए, WWF, इतना आपके लिए काफ़ी है। तो इंडिया इसका ऑफ कोर्स पार्ट है। इंडिया इज़ अ मेजर कंट्री जहाँ से जो है टाइगर की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है नेचुरल हैबिटाट के अंदर, तो इसलिए इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही रखा गया है ना। चलिए, सेंटर हैज़ नो प्लान्स टू एक्सटेंड डेडलाइन फॉर द आधार बेस मनरेगा पेमेंट। देखिए, इस समय जो मनरेगा की पेमेंट होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो होती है डायरेक्ट अकाउंट बेस्ड, ठीक है, आपके अकाउंट में सीधा पैसा आता है सरकार की तरफ से। दूसरा होता है आधार बेस्ड, मतलब आपका आधार कार्ड अगर बैंक के साथ लिंक होता है, तो जिस आधार कार्ड से बैंक लिंक होता है उसके अंदर पैसा आता है। दो तरीके से पैसा जो है आता है। मोस्टली लोगों का जो पैसा है वो डायरेक्ट अकाउंट में आता है। देखिए यार, किसी किसी के पास ना दो दो तीन तीन अकाउंट भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आधार के साथ जो लास्ट में लिंक होता है, जो आपने लेटेस्ट अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, वो लिंक होता है, तो जो पैसा आएगा वो उसमें आता है, दूसरे में नहीं आ सकता। अगर अगर आपके पास PNB है, आपने जो है 3 साल पहले ओपन करवाया था, और आपके पास जो है SBI है जो आपने कल ओपन करवाया है, इसके साथ आधार लिंक है, तो पैसा इस खाते में आएगा, PNB के अंदर नहीं आएगा नए सिस्टम के तहत। और इस समय जो मनरेगा वर्कर्स इंडिया में हैं, उन सिर्फ 50% मनरेगा वर्कर्स के पास ही वो अकाउंट है जो आधार के साथ लिंक है। तो सरकार ने पहले एक्चुअली फरवरी 1 लास्ट डेट रखी थी कि भैया लिंक करा लो, अगर आप लिंक नहीं कराओगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों ने इसको लिंक नहीं करवाया है। तो हमारे पास एक नरेगा संघर्ष मोर्चा एक यूनियन है जो कि काफ़ी समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो सरकार ने ये जो डेडलाइन है वो फरवरी से बढ़ा के मार्च तक कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन सरकार ने भी कहा है कि भैया मार्च इज़ एनफ, हम लोग मार्च के बाद इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। जो आदमी जो लिंक करवा लेगा उसको पैसा मिलेगा, जो लिंक नहीं करवाएगा उसको पैसा नहीं मिलेगा। सरकार ने इसके पीछे कोई रीज़न नहीं बताया है कि हम लोग पिछले वाला अकाउंट बेस्ड जो था उसको डिसकंटिन्यू क्यों कर रहे हैं। भैया कम से कम रीज़न तो बताओ ना यार। इतने सारे करोड़ों लोग हैं जो मनरेगा के अंदर आते हैं, काम करते हैं, उनको बेचारों को नुकसान हो जाएगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा, और सरकार रीज़न भी नहीं बता रही है मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ तो ठोस रीज़न होना चाहिए। तो ये भी एक यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। तो दैट इज़ समथिंग अबाउट इट जो आपको पता होना चाहिए। मनरेगा वगैरह का कंटेंट आपके पास पहले से काफ़ी बार मैं दे चुका हूँ। Spouses of the H-1B visa holders can work in the US, says judge, relief to the foreign workers। देखिए, H-1B वीज़ा क्या होता है? H-1B वीज़ा इज़ ए नॉन इमिग्रेशन वीज़ा। मतलब जो बड़ी बड़ी US की IT कंपनीज होती हैं स्पेशली, मतलब IT के अलावा दूसरी भी हो सकती हैं, तो अगर अमेरिका में उनको वर्कर्स नहीं मिलते हैं, स्किल्ड वर्कर्स, तो वो लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ अमेरिका से वर्कर्स को हायर कर सकते हैं। स्पेशली चाइना और इंडिया, ये दो बहुत फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं, खासकर IT सेक्टर में, जहाँ से लाखों लाखों की संख्या में हायर किया जाता है। तो अमेरिका के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेव जॉब्स USA। तो इन्होंने अमेरिका में कोर्ट में ये PIL फाइल किया था कि सब ये जो H-1B वीज़ा हैं, देखिए मान लो यहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम है सुरेश। सुरेश जो है वो एक IT प्रोफेशनल है, और इसको अमेरिका में जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम मिल गया। अभी से वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है, मान लो 3 या 5 साल के।
अब ये तो सुरेश वहाँ पे जाके काम करेगा, लेकिन जो सुरेश की वाइफ होगी, उसकी वाइफ को वहाँ पे काम करना अलाउड नहीं है। लेकिन अभी लेटेस्ट ऑर्डर में ये कहा गया है कि यस, जो इनकी वाइफ होती है, उनको भी काम किया मिल सकता है और मिलता भी है, वो लोग करते भी हैं। उसके अगेंस्ट में जो पीआईएल फाइल की गई थी, कोर्ट ने कहा कि नहीं, नहीं, भाई अगर सुरेश काम कर सकता है, उनकी वाइफ भी काम कर सकती है। तो जिसकी वजह से जो लाखों इंडियन और चाइनीज़ जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं, उनको बहुत बड़ा रिलीफ यहाँ पे मिला है। तो एक तो ये चीज़ है। H1B वीज़ा क्या होता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जो अमेरिकन कंपनीज़ होती हैं वो जो स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स होते हैं उनको वहाँ पे काम देती हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। चलिए जी। डिसइन्वेस्टमेंट फेसिंग मैनी चैलेंजेस गवर्नमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई सरकारी कंपनी होती है, पीएसयू होती है, तो उसके कुछ शेयर्स को बेच दिया जाता है प्राइवेट कंपनीज़ को। गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब जैसे आप ये समझ लीजिए कि भाई मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है बहुत पुरानी, मेरे दादाजी के ज़माने की है, और मेरे घर में जो है मेरे पास पैसा नहीं है, जुगाड़ नहीं है, मेरे पास कोई इनकम नहीं है, साधन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी बाइक को बेच दूँगा। इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब बाइक को बेचने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मान लो मैं हूँ और मैंने जो है एक आदमी को बाइक दिया जिसका नाम है सुरेश, राजेश, ठीक है? मैंने राजेश को बाइक बेच दी, लेकिन मैंने उसको बाइक ना पूरी तरह से नहीं बेची। मैंने राजेश को ये कहा कि देख भाई, बाइक मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन अगर मान लो मुझे कभी-कभी महीने 2 महीने में अगर बाइक की रिक्वायरमेंट हुई, तो आप मुझे बाइक दोगे चलाने के लिए। तो ये मैंने उसके सामने क्या रख दिया, टर्म्स एंड कंडीशन रख दी कि वैसे आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी-कभी अगर मुझे चाहिए तो आप मुझे बाइक दोगे। राजेश ने कहा ओके, आई एग्री। तो मैं राजेश को बाइक दे देता हूँ, ठीक है? पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि राजेश को वो बाइक पसंद है, राजेश चाहता है उस बाइक को चलाए, तो मैंने वो बाइक राजेश को बेच दी। लेकिन मैंने उसको पूरी तरह से राजेश को नहीं बेचा। मैंने राजेश को ये कहा कि देख भाई, वैसे तो बाइक मेरी है, लेकिन कभी-कभी अगर तुझे चाहिए तो चला सकता है। अब ये दोनों केस अलग-अलग हैं। पहले वाले केस में राजेश के पास बाइक चली गई और मैं बाइक को महीने में 1-2 दिन के लिए ले सकता हूँ, ठीक है? मतलब मेजॉरिटी जो शेयर है वो राजेश के पास है। दूसरे केस में राजेश के पास बाइक चली गई, ठीक है? लेकिन बाइक अभी भी मेरी है, कभी-कभी उसको राजेश चला सकता है। तो दूसरे केस में राजेश के पास कम अधिकार हैं, पहले वाले केस में राजेश के पास ज़्यादा अधिकार थे। एक होता है 100% सेलिंग, तो बाइक को मैं राजेश को दे देता हूँ, उसके बाद बाइक के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं होता। तो ये एक तरह का डिसइन्वेस्टमेंट है। एक होता है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, एक होता है मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट और एक होता है कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार कुछ शेयर्स, माइनॉरिटी शेयर्स 10%, 5%, 20%, 25%, 30% वो बेच देती है और मेजॉरिटी शेयर अपने पास रखती है 51% एंड मोर। मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार क्या करती है, मेजॉरिटी शेयर बेच देती है 51%, 56%, 60%, 70% और थोड़े बहुत अपने पास रखती है। उसे कहते हैं मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। और एक होता है कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, जब 100% शेयर बेच दिए जाते हैं, जैसे एयर इंडिया के बेच दिए। तो ये होती है डिसइन्वेस्टमेंट। मैंने अपनी बाइक क्यों बेची थी? क्या पर्पज़ था मेरा बाइक बेचने का? मेरा पर्पज़ था इनकम, रिवेन्यू जनरेट करना। क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं जॉबलेस हूँ, तो मुझे पैसा चाहिए, तो मैं अपने घर का सामान बेचना शुरू कर दूँगा। आज बाइक बेचूँगा, कल को बेड बेचूँगा, पंखा बेचूँगा, सब कुछ बेचूँगा। तो सरकार ऐसे करती है, जब सरकार को पैसा चाहिए होता है, सरकार के बजट में बहुत सारा डेफ़िसिट आ जाता है, तो सरकार अपनी कंपनीज़ को इस तरह से बेचना शुरू कर देती है। इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो सरकार ने क्या किया था लास्ट ईयर, जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था, पहले वो था 64,000 करोड़ रुपीज़, कि हम लोग कंपनीज़ को थोड़ा-थोड़ा बेच के इतना पैसा कमाएँगे। बाद में उस टारगेट को रिवाइज़ कर दिया गया 51,000 करोड़ रुपीज़। लेकिन सरकार को ये भी नहीं मिला। सरकार कंपनी बेचना चाहती है, लेकिन कोई कंपनी खरीदना ही नहीं चाहता। ये बड़ी समस्या है। उसका रीज़न क्या है? पहला सरकार ने बताया कोविड-19 एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो आज भी प्राइवेट कंपनीज़ कोविड-19 के जो परेशानी थी उससे उभरे नहीं हैं, जो नुकसान हुआ था। दूसरा है यहाँ पे यूक्रेन वॉर, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई, सप्लाई चेन वगैरह डिस्टर्ब हो गई। तो बहुत सारे प्राइवेट वाले जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं सरकारी कंपनीज़ के अंदर। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैंने आपको लोकल सी भाषा में बता दिया है। इट्स अ सेल और द लिक्विडेशन ऑफ द एसेट्स। जो कंपनीज़ होती हैं वो एसेट हैं, जैसे मेरी बाइक मेरा एसेट थी, ठीक है? ये क्यों किया जाता है? ताकि जो एक्सचेकर है, जो सरकार का खजाना होता है, उसके ऊपर बर्डन कम किया जा सके और सरकार की इनकम बढ़ाई जा सके। अब आप ये सोच रहे होंगे सरकार ये कंपनी को बेच देती है तो करती क्या उस पैसे का?
उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। ये सारा पैसा वहाँ जाता है। इसमें से जो 75% पैसा होता है, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के ऊपर खर्चा किया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे, वेलफेयर के लिए किया जाता है। 25% जो पैसा खर्च होता है, वो हमारी जो पीएसयूज़ होती हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। तो ये पैसा वहाँ खर्चा होता है, ठीक है जी। तो 3 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी और 100%। मेजॉरिटी में सरकार मेजॉरिटी शेयर्स बेच देती है, माइनॉरिटी अपने पास रखती है। माइनॉरिटी शेयर्स सेल में सरकार माइनॉरिटी बेचती है, मेजॉरिटी अपने पास रखती है। और 100% केस में जैसे ऑल इंडिया हो गया, तो एयर इंडिया। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, ठीक है। हालांकि एक कंप्लीट लिस्ट है जहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं, बट उसको मैंने यहाँ पे जानबूझ के इंक्लूड नहीं किया एज अ पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स। बट स्टिल ठीक है, हल्का फुल्का आपको आइडिया होना चाहिए डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह क्यों की जाती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में की जाती है जब कंपनी के शेयर्स कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आप अपनी ओनरशिप को कम कर रहे हो, तो सरकार अपनी ओनरशिप को कम करती है। रीज़न क्या है? फिजिकल डेफिसिट को कम करना, नई मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करना, फास्टर रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू करना और इंट्रोड्यूस कैपिटल इन द कंपनी। कई सारे तरीके होते हैं। देखिए सीधी सी बात है, सरकारी जो या सरकारी कोई भी महकमा हो, मोस्टली सरकारी महकमे में काम नहीं होता। सरकारी नौकरी मिलने के बाद लोग काम नहीं करते हैं। एफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं होती है, करप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी लगातार जो है प्रॉफिट कम होता जाता है। लेकिन जब वो प्राइवेट सेक्टर को कंपनी बेच दी जाती है, अब प्राइवेट सेक्टर का आपको अच्छे से पता है, प्राइवेट सेक्टर में तो भैया परफॉर्मेंस दोगे तो नौकरी पे रहोगे, परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो टाटा बाय बाय। तो इसलिए प्राइवेट कंपनीज के अंदर एफिशिएंसी बेटर होती है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी बेटर होती है। तो जब प्राइवेट सेक्टर को कोई कंपनी बेच दी जाती है, तो प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट स्किल्स उस कंपनी के अंदर एंट्री करते हैं, उसकी प्रोफिशिएंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। और फिर जो वहाँ से पैसा आता है भैया, वो थोड़ा मनरेगा में, हेल्थ में, इधर उधर पैसा डाल दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो ये कुछ तरीके होते हैं। हालांकि इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों ही हैं, लेकिन 1991 के बाद से सरकार इस पॉलिसी को अपना रही है। एक बात यहाँ पे ये भी है, लिबरलाइजेशन की जब हम लोग बात करते हैं, कि भाई सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है यार। सरकार का काम बिजनेस करना होना ही नहीं चाहिए। सरकार का काम होना चाहिए बिजनेस करने वालों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, बिजनेस करने वालों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना और रेगुलेशन करना। रेगुलेशन सरकार कर सकती है, भई कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है, लेकिन बिज़नेस करना सरकार का काम नहीं होता है। जैसे अगर आप अमेरिका में चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, यूरोप वगैरह में, वेस्टर्न यूरोप स्पेशली, वहाँ पे सरकारें बिज़नेस नहीं करती हैं। सरकार सिर्फ रेगुलेट करती हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। तो इंडिया की गवर्नमेंट भी जो है उसी फिलॉसफी को फॉलो कर रही है। इसलिए सरकारें धीरे-धीरे, इंडियन गवर्नमेंट धीरे-धीरे बिज़नेस से बाहर निकल रही हैं। आने वाले में 20-25 सालों में आप देखोगे, 15-20 सालों में जो टोटली जो सरकारी कंपनी है उनको बेच दिया जाएगा और सारी चीज़ें प्राइवेटाइज़ हो जाएँगी। और क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करने से एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए। हालाँकि नेगेटिव साइड तो हर चीज़ की होती है, लेकिन 1991 के बाद हम लोगों ने सबने देखा है कि इंडिया ने किस तरह से ग्रो किया है। 1991 से पहले सारी कंपनियां सरकारी हुआ करती थी, बहुत गिनी चुनी कंपनी प्राइवेट हुआ करती थी। और हम लोगों ने देख ही लिया था 1991 में आते आते हमारे हाथ में कटोरा आ गया था। जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ा, एफिशिएंसी बढ़ी, जीडीपी बढ़ी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी और करोड़ों लोग जो है आउट ऑफ पॉवर्टी आ गए। आज के समय में हमारी पर कैपिटा इनकम डिसेंट तरीके से बढ़ रही है। तो प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट तो खैर हैं बहुत सारे। तो 1947 के बाद हम लोगों ने जो है भैया प्राइवेटाइजेशन को दबा के रखा। अब अगले 15-20 साल, कम से कम 30 साल इसको प्राइवेटाइजेशन को करके देखेंगे। बेनिफिट तो होता ही है ऑफ कोर्स, है ना? चलिए। द इश्यू विद द क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर द फाइबर। फाइबर मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हम लोग फाइबर यूज़ करते हैं, जैसे कॉटन, पॉलिएस्टर, विस्कोस। विस्कोस जो है वो एक तरह का, ये समझ लीजिए कि वो सेमी जो है सिंथेटिक फाइबर होता है। सेलुलोज वगैरह जिसके अंदर पाया जाता है, तो ये लकड़ी वगैरह से जो है बनाया जाता है और साथ के साथ कुछ सिंथेटिक टाइप का फाइबर भी इसके अंदर मिक्स किया जाता है। इसे विस्कोस कहते हैं। तो कॉटन, पॉलिएस्टर और विस्कोस ये सब रॉ मटेरियल होते हैं कपड़ा बनाने के लिए, है ना? अलग अलग तरह का कपड़ा बनाया जाता है, कॉटन से लेके सिंथेटिक सब बनाया जाता है। तो ये जो रॉ मटेरियल होता है हम लोग इंपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्री से और बहुत सारा एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो सरकार ने क्या किया, क्वालिटी कंट्रोल जो है यहाँ पे लागू कर दिया है। पहले क्या है, अगर आप इटली से या ऑस्ट्रेलिया से अगर मंगवा रहे हो रॉ मटेरियल, तो आपके ऊपर कोई क्वालिटी मैच चेक नहीं होता था।
बायर और सेलर के बीच में आपस में साठ-गांठ होती थी। बायर को जैसे क्वालिटी चाहिए सेलर वैसा दे दिया करता था। सरकार की तरफ से ऐसा कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन अब जो है सरकार ने कह दिया है कि भाई मैं आपके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल लगाऊँगा और आपको सर्टिफ़िकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फ्रॉम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। मतलब अगर आप कुछ मँगवा रहे हो मान लो अमेरिका से, कॉटन मँगवा रहे हो, तो उस कॉटन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये आपको सर्टिफ़िकेट लेना पड़ेगा बीआईएस से। ठीक है? क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के तहत। ये सब बातें यहाँ पे हो रही हैं। तो सरकार कह रही है भैया मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? कुछ तो रीज़न होगा। सरकार का ये कहना है कि देखिए इंडियन टेक्सटाइल एंड अ क्लोथिंग इंडस्ट्री कंज्यूम बोथ इंडिजिनस एंड द इंपोर्टेड फाइबर। ठीक है? इंपोर्टेड फाइबर। अब इंपोर्टेड फाइबर हम लोग क्यों मंगवाते हैं? क्या इंडिया में फाइबर की कमी है? बिल्कुल मंगवाते हैं कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट की वजह से। माना हमारे देश में बहुत सारा कॉटन वगैरह प्रोड्यूस होता है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और अगर हम लोग घटिया क्वालिटी का इंपोर्ट करेंगे, तो हमारा सामान भी घटिया क्वालिटी का बनेगा। तो सरकार ने ये कहा है कि ये जो सब क्वालिटी मतलब और सस्ता, ये जो गंदा, चीप, है ना, घटिया क्वालिटी का जो कॉटन होता है, उससे कपड़े बनाए जाते हैं, उसको वो रिड्यूस होगा और क्वालिटी मेंटेन करेंगे हम लोग, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, टर्की का एग्जांपल दिया, टर्की। टर्की से जो है हम लोग काफ़ी सारा जो है विस्कोस फाइबर इंपोर्ट करते हैं, ठीक है? विस्कोस फाइबर इंपोर्ट करते हैं। अगर टर्की से हम लोग मंगवाएँगे, तो टर्की को बीआईएस से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, लेकिन वो इतना आसानी से नहीं मिलता है। बीआईएस के ऑफिसर्स जो हैं, वो टर्की में जाएँगे, उनको विज़िट करेंगे, वहाँ पर जाके चेक करेंगे कि क्या सही क्वालिटी है कि नहीं है। उसके बाद उनको सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा और उसके बाद वो सामान इंडिया में आ सकता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब बीआईएस से आप सर्टिफ़िकेट लेते हो, तो आपको पैसा देना पड़ता है, फ़ीस लगती है। तो जो टर्की वाली कंपनी है, भैया उसका सामान तो महँगा हो जाएगा। तो इसी वजह से बहुत सारी कंपनीज़ इस ऑर्डर से आने के बाद बीआईएस से सर्टिफिकेट नहीं ले रही हैं और वो इंडिया से बाहर जो है दूसरी मार्केट को खोज रही हैं कि भैया हम लोग इंडिया में सामान नहीं भेजेंगे क्योंकि वहाँ पे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया की एक कंपनी थी, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के साथ डील करती थी तिरुपुर में, ठीक है, और पाकिस्तान से काफ़ी सारा ऑर्डर आया था, लेकिन क्योंकि ये तिरुपुर वाली जो कंपनी है वो बीआईएस से सर्टिफिकेट नहीं ले पाई, तो इसकी वजह से पाकिस्तान के साथ उसका ऑर्डर भी कैंसिल हो गया। तो ऐसा कई सारी इंडियन कंपनी होंगी जो कि फ्यूचर में इस प्रॉब्लम को फेस करेंगी, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा और वो सारी चीज़ें, क्योंकि इतना आसान नहीं है, सर्टिफिकेट लेने में भी समय लगता है और सर्टिफिकेट लेने में पैसा भी लगता है। और यार ये तो बायर और सेलर के बीच में है ना बात। अगर मैं सेलर हूँ तो और कोई बायर है, तो हमारे बीच की बात है, भई आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, तो उसका सरकार के बीच में आने का क्या मतलब है? तो इनका बेसिकली यही कहना है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड का मतलब यही है कि पहले तो सरकार को जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ मिल के बैठ के बात करनी चाहिए कि हम लोग ऐसे-ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके प्लस क्या है, माइनस क्या है ना? कॉस्ट वगैरह जो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या सरकार इंसेंटिवाइज़ कर रही है कि नहीं? वो सारी चीज़ें जो है सरकार को यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए बीआईएस सर्टिफिकेट देने से पहले, और डिले नहीं होना चाहिए। डिले नहीं होना चाहिए, है ना? पता लगे बीआईएस सर्टिफ़िकेट लेने के लिए आपको 2 साल लग गए, तो 2 साल तक आपका ना तो सामान इंपोर्ट कर सकते, ना एक्सपोर्ट कर सकते। तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज़ ऑल्सो। ये थोड़ा आपको देखना है इसमें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। बस थोड़ा-सा आइडिया जो है आपको हो सकता है यहाँ पे। चलिए जी। हाँ जी, इसके बारे में बात करते हैं। GPT-4 अ शिफ्ट फ्रॉम व्हाट इट कैन डू टू व्हाट इट ऑगर्स। देखिए जीपीटी क्या है? जीपीटी का जो मतलब है वो होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ये बेसिकली एक लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। अगर देखिए ये थोड़ा सा गूगल टाइप का है ये, लेकिन थोड़ा फर्क होता है। जैसे आपने गूगल किया, कोई भी टाइप किया आपने गूगल पे आपने टाइप किया प्रोजेक्ट टाइगर, तो वहाँ पे जो है बहुत सारी वेबसाइट ओपन होती हैं। अब आप एक साइट को ओपन करते हो, उस पे आपको कंटेंट नहीं मिलता है, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, फिर पाँचवीं को। बहुत सारी वेबसाइट को सर्च करने के बाद, पढ़ने के बाद आप एक कंटेंट तैयार करते हो। चैट जीपीटी क्या करता है? चैट जीपीटी आप डालते हो प्रोजेक्ट टाइगर, तो चैट जीपीटी कुछ ही सेकंड में बहुत सारी इंटरनेट की वेबसाइट को सर्च करता है और आपके लिए बेस्ट रिजल्ट लेके आता है।
तो आपको इधर उधर देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ चैट जीपीटी पे जाएं, वो आपके बिहाफ पे आपका काम कर देगा। ये बहुत फास्ट काम करता है। तो ये होता है चैट जीपीटी। ये टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड कराता है, बल्कि आप इसमें फॉलो अप क्वेश्चन भी कर सकते हो। फॉलो अप क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं ना लोग, हम क्लास में टीचर से सवाल पूछते हैं, सर टीचर उसका आंसर देता है, फिर आप उसी के ऊपर जो है एक और क्वेश्चन पूछते हो, फिर टीचर आंसर करता है, तीसरा क्वेश्चन पूछते हो, चौथा क्वेश्चन पूछते हो। तो चैट जीपीटी बेसिकली इस तरह से काम करता है, कन्वर्सेशन करता है आपके साथ प्रॉपरली। लेकिन चैट जीपीटी में बहुत सारी दिक्कतें थी। ठीक है, पहली बात तो ये कि चैट जीपीटी वही कंटेंट यूज करता है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, खुद से कुछ भी नहीं बनाता है, जिसकी वजह से बहुत बार जो है यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो फैक्चुअल एरर उसके अंदर हो सकती है, और बहुत बार बायसनेस भी हो सकती है किसी खास कास्ट को, रिलीजन को, रीजन को, रेस को लेके। तो वो दिक्कतें थी यहाँ पे। और चैट जीपीटी थोड़ा सा स्लो भी था। अगर आपको पता होगा तो चैट जीपीटी ने यूपीएससी का जो है प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया था, मतलब वैसे खुद से अटेम्प्ट नहीं किया था, लेकिन किसी ने जो है वहाँ पे क्वेश्चंस को पुट किया था, और चैट जीपीटी जो 3.5 है वो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाया था प्रीलिम्स, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ा रहे थे। मुझसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते थे सर यूपीएससी इतना टफ है, तो मैंने तो ये कह रहा था भाई अभी ये फर्स्ट अटैम्प्ट है चैट जीपीटी का, आने वाले समय में चैट जीपीटी एडवांस होगा, और तब देखते हैं वो फेल होगा कि पास होगा। तो उसके इम्प्रूवमेंट में आ गया है GPT-4। ये भी एक लैंग्वेज मॉडल है पहले वाले की तरह, और डीप लर्निंग पे काम करता है। ठीक है, डीप लर्निंग बेस्ड काम करता है, बट उससे एडवांस है काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत एडवांस है, 100% से ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, और ये म्यूजिक बना सकता है, स्क्रीन प्ले बना सकता है, टीचिंग कर सकता है, राइटिंग कर सकता है। चैट GPT-4 में जो है ये इमेजेस को भी पढ़ सकता है, इमेजेस को भी पढ़ सकता है, और आपके लिए इमेजेस क्रिएट भी कर सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है पहले वाले से। और पहले वाले के अंदर वर्ड लिमिट काफ़ी कम हुआ करती थी, और इसके अंदर वर्ड लिमिट भी जो है 25,000 वर्ड्स है। ये आपके लिए प्रोग्रामिंग लिख सकता है, एस्से लिख सकता है, आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो अब ये देखना रहेगा भैया चैट GPT-4 यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगा तो कैसा परफॉर्म करेगा, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है इन्होंने चैट जीपीटी के बारे में यहाँ पे बताया है कि क्या है क्या नहीं है, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं बेसिकली ये वही है। तो इन्होंने पूरा आर्टिकल ही दे दिया चैट जीपीटी के ऊपर आज, GPT-4। ठीक है, व्हाट इट कैन डू वो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है। ये जो है थोड़ा एडवांस होता है पहले वाले से। ठीक है, और हालांकि गलतियां ये भी करता है थोड़ी बहुत, ऐसी बात नहीं है। आ, लेकिन अगर आप एक चीज़ देखेंगे, GPT-4 साइंस, स्टैटिस्टिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स, इनकी क्वेरीज को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन वगैरह, वो अभी भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं है। जो इन्होंने एक्चुअली बार, जो लो बार होती है ना, जो बार के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसका एग्ज़ाम दिया था GPT-4 ने, और उसने बहुत अच्छे से उसको क्लियर किया, 90% परसेंटेज आया उसका। लेकिन इंग्लिश वाले एग्ज़ाम में अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है ये वाला। ठीक है, तो आपको देखोगे फ्यूचर में बहुत सारे जो वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, प्रोग्रामिंग आपको करनी रहती है, या और कुछ आपको इनोवेशन टाइप का कुछ करना रहता है, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन जो साइंटिफिक जॉब्स होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग वाली जॉब्स होती हैं, वहाँ पे अभी भी ये थोड़ा सा पीछे है, उतना ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं करता है। तो अगर हम लोग इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है? इंटेलिजेंस की डेफिनेशन होती है अ वेरी जनरल मेंटल कैपेबिलिटी दैट अमंग अदर थिंग्स इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू रीजन, मतलब सोचने की क्षमता, प्लान करने की एबिलिटी, प्लान करते हो आप लोग, प्रॉब्लम को सोल्व करते हो, एब्स्ट्रैक्टली थिंक करते हो, कॉम्प्रीहेंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, आगे दिमाग में खूब सारे खुराफाती आइडियाज आते होंगे, है ना, उनको समझने की कोशिश करते हो, और सीखते हो बहुत जल्दी, और अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो। आपने पहले कोई गलती करी तो आप उसे सीख जाते हो कि मुझे दोबारा नहीं करना है। पहले अगर आपने कोई ऐसी चीज़ की है जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट आया है, तो आप उसको फ्यूचर में भी जो है कॉपी पेस्ट करते हो, क्योंकि वहाँ से अच्छा रिजल्ट आया था। ये मतलब होता है इंटेलिजेंस का। इनमें से जो GPT-4 है वो कई सारी चीज़ें कर सकता है। वो अपने एक्सपीरियंस से सीख सकता है, बिल्कुल। वो जल्दी सीखता है, बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझ सकता है, बिल्कुल। प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन वो अभी सोच नहीं सकता, रीजन नहीं कर सकता, प्लान नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी सब कुछ कर सकता है। तो आने वाले समय में 2-4 साल आप वेट करिए, जाए जीपीटी इतना ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, वो सोचने भी लगेगा, वो प्लान भी करने लगेगा, वो सब कुछ करने लगेगा।
लेकिन एथिकल क्वेश्चन तो हमेशा ही रहेंगे, कुछ फैक्चुअल एरर होंगी डेफिनेटली वहाँ पे, कुछ बायसनेस भी होगी किसी खास रेस को लेके, रिलीजन, कास्ट वगैरह को लेके, क्योंकि अल्टीमेटली GPT-4 करता क्या है, वो इंटरनेट से ही डेटा उठाता है, और इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे, बहुत सारा राइटअप्स लिखे होंगे लोगों ने जो कि बायस हो सकते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए। और आप देखेंगे इंटरनेट पे जो मोस्टली कंटेंट है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो है क्रिएट किया गया है पहले से। तो हो सकता है कि चैट जीपीटी की कुछ बायसनेस हो उनको लेके। तो ये कुछ दिक्कतें तो खैर यहाँ पे हैं, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली जब इसको और बेटर ट्रेनिंग दी जाएगी तो ये और बेटर यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ रिक्वायर्ड है। ये तो मुझे कुछ खास दमदार लगा नहीं था। हालाँकि चैट जीपीटी के कॉम्पिटिशन में और भी कई सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे एक कंपनी है एंथ्रोपिक करके, इन्होंने अपना एक नया सिस्टम निकाला है चैट जीपीटी का ही कॉम्पिटिशन में, जिसे बोला जाता है क्लाउड, CLOUDE। गूगल ने भी एक अपना सिस्टम अनाउंस किया है PALM, चैट जीपीटी के जैसा ही। इन्होंने एक और सिस्टम लॉन्च किया था थोड़े समय पहले गूगल ने, वो तो फ्लॉप हो गया इनका। अब ये पता नहीं कैसा रहेगा। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि होंगी। तो फ्यूचर में आप देख लीजिए कि भाई 2-3 जनरेशन के बाद तो कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो सब कुछ सिस्टम चेंज कर देती है। जैसे कैलकुलेटर, आज आजकल हम लोग कैलकुलेटर कितना आसानी से यूज़ करते हैं, लेकिन एक समय कैलकुलेटर ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बेंस हो गया था पूरा। एक्चुअली दुनिया भर के टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया था कैलकुलेटर के अगेंस्ट में, लेकिन आज सब कोई कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, राइट। कंप्यूटर जब आए थे तो एक कंप्यूटर 10-10 आदमी के बराबर काम कर सकता है। उस समय भी कंप्यूटर के अगेंस्ट में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन आज कंप्यूटर हमारी लाइफ का पार्ट बन गया है ना? तो हर जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो डेफिनेटली डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है स्टार्टिंग में, लेकिन लेटर ऑन उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और हमारी मदद करता है। ठीक है, कुछ तो जॉब लॉस होगा, लेकिन बहुत सारी आप देखोगे नई इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी आने वाले समय में। चलिए, इज़ द खालिस्तान मूवमेंट रिवाइविंग इन इंडिया? तो खालिस्तान मूवमेंट का जैसे आजकल जो पंजाब में चल रहा है आप देख ही रहे हो। ठीक है, ये जो आप नज़र आ रहा है, ये देखिए इधर से, ये जो है इधर ये हरियाणा वाला पार्ट है, इधर ये पंजाब वाला पार्ट है, पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑल्सो, और इधर से जो है ये सम पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो। तो ये जो पूरा एरिया है, महाराजा रणजीत सिंह जो है वो यहाँ पे रूल किया करते थे, ग्रेट महाराजा रणजीत सिंह। और इसी पूरे एरिया को बेसिकली कहा जाता है आज के टाइम में जो लोग खालिस्तान की डिमांड करते हैं, दैट इट शुड कम अंडर खालिस्तान। लेकिन जो सिख कम्युनिटी है वो पंजाब के अंदर मेजोरिटी में है, तो ज़्यादा तो मूवमेंट आपको जो नज़र आती है खालिस्तान की वो यहाँ पे या तो पंजाब में नज़र आती है या फिर विदेशों में, अब्रोड। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पंजाब में हर कोई खालिस्तान की डिमांड कर रहा है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो का ब्रेन वॉश जिनका हो चुका है, जो हिस्ट्री को भूल चुके हैं, वो लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं। बाकी मेजोरिटी जो पंजाब के जो लोग हैं वहाँ पे रह रहे हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो एकदम बिल्कुल वहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है। अगर आप बात करें हिस्ट्री की, खालिस्तान मूवमेंट की, तो हिस्ट्री तो काफ़ी पीछे जाती है। बट 1940s में क्या हुआ, जब जब इंडिया में डिमांड हो रही थी सेपरेट पाकिस्तान की ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो पाकिस्तान जो बन गया मुस्लिम्स के लिए, हिंदुस्तान को बनाया गया हिंदूज़ के लिए। हालांकि इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम इस आइडिया को नहीं मानते हैं, हमारा जो कंट्री है वो सेकुलर रहेगा। ठीक है, बट डिमांड जो शुरू हुई थी बाय मुस्लिम लीग, वो तो यही हुआ था कि वन नेशन फॉर हिंदूज, अनदर नेशन फॉर मुस्लिम्स। तो सिख जो थे, कुछ पंजाब में थे, मतलब पाकिस्तान में थे, कुछ इंडिया के अंदर थे। तो उनको थोड़ा आइसोलेशन फील हुआ कि भाई दोनों को अलग अलग नेशन मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा। तो वहाँ से जो है कहीं ना कहीं एक पंजाब सूबा के नाम से जो है वो चीज़ें शुरू हुई। ठीक है, अकाली दल के चीफ थे मास्टर तारा सिंह, उन्होंने पाकिस्तान के आइडिया को अपोज कर दिया, क्योंकि बहुत सारे सिख जो है वो पंजाब पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं। तो ये जो मूवमेंट बाद में आई, थोड़ा सा इसे खालिस्तान के जो है वो नाम से दिया गया, जिसके अंदर लाहौर और मुल्तान दोनों इंक्लूड थे। बट 1947 के बाद ये सब चीज़ें पाकिस्तान में चली गई, तो कुछ सिख जो है वो इंडिया में यहाँ पे रह गए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे चलने लगी। लेटर ऑन अगर आप देखें तो 1972 1973 में पंजाब के अंदर अकाली मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया।
क्योंकि अकाली जो है बाद में पॉलिटिकल मूवमेंट बन गई। पहले इट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट, बाद में पॉलिटिकल मूवमेंट बन गई। और 1972 1973 में देखिए, पहले तो पंजाब को डिमांड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो 1966 में हरियाणा विच वाज अ हिंदी स्पीकिंग स्टेट, उसको पंजाब से अलग कर दिया गया, तो वो तो हो गया। बट 1972 1973 में आनंदपुर साहिब जो है रेजोल्यूशन पास किया गया बाय अकाली दल, और दे डिमांडेड ऑटोनोमस पंजाब। हालांकि दे डिड नॉट से कि हमें इंडिया से अलग कर दो। दे सेड कि पंजाब शुड बी ऑटोनोमस, पंजाब शुड हैव इट्स ओन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो आनंदपुर साहिब को बेसिकली बेसिस माना, ये जो रेजोल्यूशन है इसको बेसिस माना जाता है लेटर ऑन खालिस्तान मूवमेंट को लेके। और फिर अकाली मूवमेंट जब जोर पकड़ने लगी पंजाब के अंदर, उसको काउंटर करने के लिए जो राजीव गांधी की सरकार, और राजीव गांधी नहीं, इंदिरा गांधी और उनके जो सुपुत्र थे संजय गांधी, उन्होंने एक काउंटर फोर्स वहां पे खड़ा किया जिसे भिंडरवाला के नाम से जाना जाता है। तो भिंडरवाला वाज एक्चुअली क्वाइट रेडिकल एज कम्पेयर टू अकाली। लेटर ऑन भिंडरवाला जो है वो कांग्रेस के अगेंस्ट में हुआ, और वहाँ पे जो फिर सेपरेट पूरा पाकिस्तान की खालिस्तान की मूवमेंट चली, उसको पूरा सपोर्ट था आईएसआई वगैरह से, फॉरेन यूके कनाडा में बहुत सारे जो लोग सपोर्ट करते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पे चली। और फिर भिंडरवाले ने बाद में जो है अगेंस्ट हिंदूज, ठीक है, वो अगेंस्ट क्रिश्चियंस स्पेशली हिंदूज प्रीच करना शुरू किया। बहुत सारा वायलेंस वहाँ पे हुआ। लेटर ऑन बहुत सारे जो मिलिटेंट्स थे भिंडरवाला के साथ, वो हथियारों के साथ गोल्डन टेम्पल में जाके बैठ गए। और एक तरह से हथियारों का यूज़ करना गोल्डन टेम्पल में अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर 1984 में इंडिया की जो सरकार थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो शी सेड कि भाई अब बहुत हो चुका है, ठीक है, आईएसआई से सीधा सीधा सपोर्ट मिल रहा है, ये लोग हथियार लेके बैठे हुए हैं मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर। तो इंडियन आर्मी ने जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार किया वहाँ पे, और जिसमें से 400 से ज़्यादा जो है मिलिटेंट्स, ऐसा कहा जाता है, मिलिटेंट्स और सम सिविलियंस ऑल्सो, वो मारे गए। 70 80 80 90 के आसपास जो है इंडियन आर्मी के जो है वो जवान वहाँ पे मारे गए। तो सब सारी चीज़ें हुई। फिर बाद में इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। फिर वो इमरजेंसी, जो पूरा देश में जो सिख जो है राइट्स हुए दिल्ली में और पंजाब में, वो सब चीज़ें सबने देखी हैं। तो वो एक जो समय था 1980s और 1990s वाला समय, बहुत एक ब्लैक चैप्टर माना जाता है। बहुत सारे इनोसेंट लोगों की वहाँ पे डेथ हुई। तो कुछ समय के लिए जो खालिस्तान मूवमेंट है वो दब गया। सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ही कुछ सपोर्टर्स पाकिस्तान देखने को मिलते हैं। लेकिन रिसेंट समय में जो है फिर से जो है, इस समय जो अमृतपाल वाला केस चल रहा है ना, दोबारा से जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो फ्रंट पे आया है। कुछ लोग ही हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी नहीं है कि सारे पंजाब में सपोर्ट चल रही है, लेकिन ये दोबारा से सामने आया है। तो उसको लेके ही जो है मनीष तिवारी जी हमारे पहले, ये आनंदपुर एक्चुअली लोकसभा से एमपी भी हैं और आईबी मिनिस्टर भी रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, और ऐसे शशिकांत जी हैं जो कि फॉर्मर डीजी रहे हैं पंजाब पुलिस में। तो ये इनको इंटरव्यू वगैरह लिया गया था, जिनसे पूछा गया था भाई आपको क्या लगता है कि पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट क्या रिवाइव हो रही है, तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, रिवाइव नहीं हो रही है। इट इज जस्ट अ मोमेंट, जिनके अंदर कुछ विदेशी में बैठे हुए जो लोग हैं या आईएसआई वाले हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़े दिन का हंगामा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको दोनों दोनों का ऐसा ही मानना है, ठीक है। तो ये मोमेंट, इनका ये कहना है कि मेजोरिटी जो सिख हैं पंजाब के अंदर, दे डू नॉट सपोर्ट खालिस्तान, ठीक है। और भी इन्होंने कई सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं इसके बारे में कि भैया पिछले कुछ सालों में देखें तो वहाँ पे जो है कुछ ड्रोन्स वगैरह भी नज़र आए हैं। आईएसआई और पाकिस्तान की जो लीडरशिप हैं उनकी मदद से जो ड्रोन्स भेजे जाते हैं पंजाब के अंदर, जिनकी वजह से ड्रग्स, आर्म्स, एम्यूनेशंस वगैरह वो पंजाब के अंदर आता है। तो क्या ये भी इस पूरे सिस्टम का पार्ट हो सकता है? कि यस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि भैया वहाँ पे कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स हों जिनको हथियार वगैरह उधर से भेजे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स वगैरह, है ना, वो सारी चीज़ें हैं। अगर आपने ये भी देखा होगा कि दीप संधू, जब फार्मर प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहे थे तो दीप संधू ने ग्रुप बनाया था वारिस पंजाब दे, ठीक है, एंड ही वाज आल्सो सपोर्टर ऑफ खालिस्तान ऑफ कोर्स, ठीक है। लेटर ऑन दीप संधू के एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो उनका जो ये मूवमेंट था, ये ऑर्गेनाइजेशन था वारिस पंजाब दे। बाद में इसको ओवरटेक कर लिया गया बाय दिस पर्सन, ठीक है, अभी जो कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं अमृतपाल सिंह के द्वारा। और फिर बाद में थोड़े समय पहले पंजाब के अंदर वहाँ पे कुछ चीज़ें भी हुई, प्रोटेस्ट वगैरह हुए, पुलिस स्टेशन वगैरह को घेर लिया गया था अजलाना में, अजनाला। गुरु ग्रंथ साहिब को लेके पहुँचे थे ये अमृतपाल वहाँ पे। तो ये जो है कुछ चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। अमृतपाल सिंह के बारे में जो है कुछ बातें इन्होंने यहाँ पे करी हैं कि
वो दुबई में रहते थे, वो सारी चीज़ें हुई, ठीक है। अमृतपाल सिंह, और इनको फिर बाद में जो आईएसआई का सपोर्ट इनको खुला मिलता है एंड ऑल दैट, ठीक है। वो कुछ-कुछ चीज़ें जो इन्होंने यहाँ पे कही हैं। इतिहास की बात जो इन्होंने बताई मैंने आपको बता ही दिया, 1947 में जो सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं। तो इनका कहना है कि भाई अमृतपाल सिंह के खिलाफ जो पंजाब के सीएम ने कार्रवाई करी है वो एनफ नहीं है। जब ये प्रीच कर रहा था अमृतपाल सिंह पंजाब के अंदर सेपरेट खालिस्तान को, तभी कार्रवाई करनी चाहिए थी। इतनी नौबत अभी आती ही नहीं, ठीक है, अगर सही से कार्रवाई हो जाती यहाँ पे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कमी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी कमी है। मेजरली तो स्टेट गवर्नमेंट की ही है, क्योंकि पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही रहता है। तो इंटेलिजेंस की भी कुछ कमी डेफिनेटली वहाँ पे रही, ठीक है। कई सारे लोगों को अरेस्ट किया गया डेफिनेटली, लेकिन उनको बाद में छोड़ दिया गया, जिनके खिलाफ कुछ एविडेंस वगैरह नहीं मिले। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे हो रही हैं। और इनका ये कहना है कि भैया क्या सोल्यूशन हो सकता है। इन्होंने ये कहा कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी डजेंट मैटर, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी पंजाब में एक्टिव हैं उनको खुल्लम खुल्ला जो है एक साथ आना चाहिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर बिलीव करना चाहिए। खालिस्तान को कोई भी पार्टी सपोर्ट ना करे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये सोल्यूशन हो सकता है। जब ये सोल्यूशन आएगा तो जनता के अंदर मैसेज आएगा और जनता अवेयर होगी, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। फिलहाल स्टेटस यही है कि अमृतपाल, या उसको भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया गया है, वो भागा भागा फिर रहा है। वो कब सरेंडर करेगा नहीं करेगा, पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो पाकिस्तान में भाग गया है, बट मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में भाग के गलती करेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान में वो चला गया तो ये एक मैसेज सीधा सीधा चला जाएगा कि उसको आईएसआई का सपोर्ट था, और उसको जो सपोर्ट मिल रही थी पंजाब में या कहीं भी, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर आईएसआई का टैग लग जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में भागेगा। अगर भागेगा तो बहुत गलती करेगा। और नेपाल में अगर वो, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो नेपाल चला गया है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है महाराष्ट्र चला गया है, बट ये तो हमें अभी नहीं पता। लेट्स सी आगे इस पूरे केस में क्या होता है और खालिस्तानी मूवमेंट का क्या होता है। बट हम क्या मतलब मोस्टली लोग पंजाब के अंदर भी यही चाहते हैं कि भाई सब चीज़ें सही हों। 1980s और 1990s में जो वायलेंस देखा है पंजाब ने, वो दोबारा से रिपीट ना हो, शांति से सब भाईचारे से बने रहें और देश को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों यही था आज के एनालिसिस में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। कल हम लोग लेके आएंगे आपके लिए कुछ और नए आर्टिकल्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।